कंजपते कंजारुणम कंदवो अगणिते अमित छविनवनीन नीरद सुंदरम पतपीतमानवोत्तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरन भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कोसल चंद के और हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी स्टेज पे आएं बुक रिलीज के लिए। प्लीज बी क्विक। डॉक्टर नमिता प्लीज कम। डॉक्टर नमिता, कल्पना, प्रतीक्षा, डॉक्टर संजू, डॉक्टर वंशिका, अभिषेक, मिस्टर मोहन जोशी, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर तन्वी, मिस्टर पुष्कर, कपिल, पदम, अगर रंजन जी हैं ही कैन ज्वाइन, शुभम, दीप्ति, मिस शालिनी, ठीक है पीछे पीछे हो जाएंगे। ओके थैंक यू। किसी को तो अपनी जान देने के लिए, माल देने के लिए, सब कुछ देने को इंसान तैयार हो ही जाता है। यहां तक कि अपने पेरेंट्स की लाश भी देने को तैयार हो जाता है ना। लाश भी हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए, अच्छी तरह डरा दो तो क्यों छोड़ के आ गए? कोरोना ना फैल जाए। क्या हम सब ने क्लास 8वीं पढ़ी है? हमने पढ़ी है क्लास 8वीं में, हमने सुना है, पढ़ा है उसमें कि डेड बॉडी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया फैला नहीं सकता कभी, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस फैलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, सांसें लेना पड़ेगा, और डेड बॉडी ना तो सांस ले सकती है, ना बोल ही सकती, ना खा सकती है। तो डेड बॉडी इज लाइक स्टोन, और स्टोन से कोई चीज फैलती नहीं है। इतनी छोटी सी बात है जो हमने बचपन में पढ़ा है, क्लास 8 के सिलेबस का पार्ट है, और उसके बाद भी इतना इंसान डर गया कि भूल गया कि प्रिंसिपल ऑफ ये बायोलॉजी है क्या, कोई चीज कैसे फैलती है। जरा सोच के देखिए, हमारे पूरे देश में किसी एक ने भी ये मुद्दा उठाया? हम तो तब से बोलते आए हैं, हम या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो बोलते हैं, हमको छोड़ दीजिए उसके अलावा, जबकि हम सबने पढ़ाई की है ना। तो जो तो मुद्दा था ही नहीं कभी। कई बार लोग बोलते इतने लोग मरे कैसे? फिर मरा वही जो हॉस्पिटल गया। जो हॉस्पिटल गया नहीं वो मरा ही नहीं। कोरोना काल को याद कीजिए, जितने लोग मरने वाले आपको याद आएंगे वो हॉस्पिटल गए, वहां पूरी तरह से तैयारी कर ली गई, सारा जहर था उनके पास, अभी भी है, नीपा के नाम से जो जाएगा, रेटनोविर है, लेप्नोविर है, रेमडेसिविर है, याद कीजिए, बस पहुंचे तो सही, वो लगा देंगे, इंसान मर जाएगा, बोल देंगे नीपा से पहली मौत, ठीक है ना। तो नीपा का खौफ फैलाने में आपकी लाश भी काम आएगी, ये आज की सच्चाई है। और कोई बंद कमरे में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो लाइव चल ही रहा है ना, और बाकी जो कैमरा अपने अपने सोशल मीडिया में चलाएंगे ही चलाएंगे, ठीक है। तो ये मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस भरोसे में हैं कि आपका हेल्थ का ध्यान कोई हेल्थ मिनिस्ट्री कर देगी, कोई मेडिकल का हॉस्पिटल करेगा, वो नहीं करने वाले, वो तो आप ही को करना है। तो क्या करना है आपको, वही आज हम बात करने वाले हैं, रियल मुद्दे पे बात करने वाले हैं। रियल मुद्दा आज का ये है कि आज के बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हैं। इतने बीमार कभी नहीं थे जब हम बचपन में थे, इवन आज भी इतने बीमार नहीं है जितने आज के बच्चे भी बीमार हैं। आप इसके बाद जो लोग लाइव देख रहे हैं, इसके बाद आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, पब्लिक स्कूल में, आप पाएंगे हर 2 में से एक बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, दांतों की दिक्कत। बच्चों को हर तीसरा बच्चा चश्मा पहला बार नजर आएगा, हर चौथे बच्चे को डाइजेशन इशू है, सीरियस इशू है, हर 10वां बच्चा ADHD का पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, जो कि स्कूल ही नहीं जा पाता, उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है।
हर 500 में से एक बच्चे को आज की टाइम पे सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी आगे मैं दिखाऊंगा। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब एक तरह से वो जिंदा तो है लेकिन बस जिंदा ही है। जैसे आप आराम से बैठे हुए ना, उनके पेरेंट्स को अगर बच्चे को बिठाना है तो एक रस्सी से बांधना पड़ता है, क्योंकि जब बैठते हैं तो बैठने के लिए भी मसल्स का सपोर्ट की जरूरत है। उनकी मसल सपोर्ट नहीं करती, बस मुश्किल से सांस ले पाते हैं, इतनी सपोर्ट करती है। सेरेब्रल पाल्सी, राइट। हर 500 में से एक बच्चा, हर 1000 में से एक बच्चा डायबिटीज टाइप 1 का पेशेंट है आज की तारीख में। अब याद कीजिए, जो बीमारियों के नाम मैंने लिए, मेरे उम्र के लोग, 50 साल से ऊपर वाले लोग, याद कीजिए हमारे टाइम पे, हमारे स्कूल के टाइम पे कभी ऑटिज्म, ADHD ये सारे नाम सुने थे आपने? तो एक है, कहां से आ गए ये नाम? अब किसी डॉक्टर से पूछे, बोले जेनेटिक है। अगर तो जेनेटिक है फिर तो हमारे पूर्वज को भी इनमें से कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए, फिर तो 40 साल का भी कोई ऑटिज्म का पेशेंट होना चाहिए। जो 40 साल का है आदमी और ऑटिज्म का पेशेंट भी है, तो ऐसे लोग आपको एक भी नहीं मिलेंगे, नॉट अ सिंगल वन, क्योंकि उस वक्त ये सारी बीमारियां थी नहीं। अब कैसे आ गई? आज हम बात करेंगे कैसे आई और कैसे प्रिवेंट करें और कैसे ठीक करें। और जो बच्चे ठीक हुए हैं वो पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, उनसे मिलाऊंगा मैं, राइट, तो वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए पहले समझना पड़ेगा आज इतनी बदतर हालत कैसे हुई हमारी, और उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आज भी हमारी दुनिया में 10% ऐसी आबादी है जो किसी तरह का कोई वैक्सीन कभी नहीं लगाती। 10%, राइट। कई सारे कारणों से वो वैक्सीन नहीं लगाती, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं लगाती, चाहे वो यूं ही छूट गए तो नहीं लगाया, लेकिन नहीं लगाती। पूरे दुनिया में, मैं बच्चों के ऊपर जो वैक्सीन लगते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितने सारे बच्चे बचपन में लगते हैं ना, पोलियो के लगते हैं और TB के लगते हैं, जो हर तरह के जो वैक्सीन हैं, MMR वैक्सीन हैं, ये सारे वैक्सीन जो बचपन में शेड्यूल में जाके लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज भी हमारे दुनिया में 10% लोग जिनको वैक्सीन कभी लगा नहीं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी कभी दुनिया में ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुए, ऑब्जर्वेशन स्टडी बिटवीन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन एंड अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, दो तरह के पॉपुलेशन हो गए ना, वैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको बचपन के सारे वैक्सीन लग गए, और अनवैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको की कोई वैक्सीन नहीं लगा। अब इन दोनों की जिंदगी को अगले 20 साल तक नोटिस किया, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन स्टडी। और जब भी इस तरह के स्टडी हुए, वो स्टडी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखा गया, ये इस स्टडी के अनुसार कि जो वैक्सीनेटेड स्टडी बच्चे हैं उनमें 5 गुना ज्यादा बीमारियां होती हैं अनवैक्सीनेटेड बच्चों से ज्यादा, 5 गुना, 5 टाइम दे आर मोर सिक, राइट। और ऐसा एक स्टडी नहीं है, ऐसे हजारों स्टडी हैं, और ये देखा गया कि वैक्सीनेटेड बच्चों में डिप्थीरिया, टिटनेस, वूपिंग कॉफ वो दुगुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। और इसी तरह का ये आप देखेंगे न्यूजीलैंड स्टडी, जिसमें वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड बच्चों पे लॉन्ग टर्म स्टडी किया गया कई साल तक, तो ये देखा गया चाहे वो अस्थमा हो, एक्जिमा हो, ईयर इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल हो, अचानक मौत हो जाना हो, हाइपर एक्टिविटी हो, ये वैक्सीनेटेड बच्चों में कई गुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन बच्चों ने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाया। ये वैक्सीन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी जड़ ही ये है, सारा कारण ही ये है। और इसी तरह के स्टडीज हैं, ये स्टडी है USA का स्टडी है, जनरल पॉपुलेशन वर्सेस जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। जनरल पॉपुलेशन मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कोई ना कोई वैक्सीन लगाई है या सारी लगाई है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, ये आंकड़े अगर ध्यान से देखेंगे तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि वैक्सीनेटेड बच्चों में अस्थमा होता है ज्यादा, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में अस्थमा नाम की चीज ही नहीं होती है। ठीक उसी तरह से बाकी सारी बीमारियां स्क्रीन पे लिखी आ ही रही हैं। ADHD कई गुना ज्यादा होता है, 10-15 गुना ज्यादा होता है वैक्सीनेटेड बच्चों में, यानी कि 1500% इन कंपैरिजन टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। तो इस तरह से अगर मैं स्टडी पे स्टडी दिखाता जाऊं तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, 1-2 घंटे चाहिए, लेकिन एक स्टडी दिखाऊंगा, ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो स्टडी है, जो अभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं hsgac.cnet.gov में जाके, वो दिखा रहा हूं कि गवर्नमेंट की अपनी स्टडी जो अभी भी अपलोडेड है कि वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड, जिन बच्चों को वैक्सीन मिला उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन होता है, जिनमें वैक्सीन नहीं लेते उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन शून्य, होता ही नहीं कभी। ठीक इसी तरह से जो बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं उन्हीं में डायबिटीज टाइप 1 होता है, जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी जाती उनमें डायबिटीज होती ही नहीं कभी।
मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो होगा ही नहीं कभी, राइट। और ऐसे ही ADHD जो आज का टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होता है। दुनिया में जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ADHD हो या जिसको ऑटिज्म हो, राइट। वो बहुत रेयर है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड बच्चों में कभी नहीं होती। या फिर टिक्स का मतलब होता है कि अनवॉलंटरीली कुछ ना कुछ बॉडी में एक्शन। कई लोग होते हैं ना अनजाने में पल के ऐसे करते रहते, कुछ लोग करते रहते, कुछ लोग कोई ना कोई बात बोलते रहते हैं रिपीटेडली, टिक्स बोलते हैं। वो सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होती हैं। साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड में शून्य, होती ही नहीं है। तो जितनी स्टडी आप देखेंगे इसी तरह से और खूब सारी स्टडीज हैं, राइट। ये जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनकी मृत्यु सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती रहती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी वैक्सीन लगाई ही नहीं। तो ये स्टडीज हैं और इस तरह से लिस्ट बहुत ज़्यादा है। और अगर सारे स्टडी आपको देखने हैं पूरे एविडेंस के साथ, तो आज जो किताब हम रिलीज करेंगे दैट इज क्योर ऑटिज्म नाउ, उसके पहले मॉड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जिनको लगता है कि वैक्सीन से तो हमारी बीमारियां कम हो गई, पोलियो नहीं है, कई सारी और बीमारियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ऐसा दिमाग में आता है ना, तो ध्यान से देखेंगे आंकड़े। फॉर एग्जाम्पल ये मीजल्स का आंकड़ा है। एक टाइम था 1900, मीजल्स का आंकड़ा USA का 1900 से लेके अभी तक का, कि मीजल्स काफी ज्यादा तेजी से फैलता था, लेकिन मीजल्स धीरे धीरे फैलना कम हो गया, मीजल्स से मृत्यु कम हो गई। और जब फाइनली बहुत अपने पैरों पे खड़े हो जाए, खुद ही अपने कपड़े पहन पाए, माँ को माँ बोल पाए, बाबा बोल पाए, गाना गा पाए, डांस कर पाए, क्या ये हो सकता है? ये हो सकता नहीं, ये हो गया है। और आज हम ऐसे कुछ बच्चों को पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हालत यहाँ तक पहुंची कैसे। सन 2000 का ये अब देखेंगे आंकड़ा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। US में उस वक्त हर बच्चे को अनिवार्य रूप से 21 वैक्सीन लगते थे बचपन में, और तब वहाँ का ऑटिज्म था, हर 150 में से एक बच्चे को ऑटिज्म था। आज की तारीख में US में कम से कम 40 वैक्सीन लगते हैं, मैक्सिमम 70 वैक्सीन लगते हैं एक बच्चे को 10 साल के अंदर अंदर। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों में बढ़ते गए, उसी रफ्तार से ऑटिज्म का स्टैटिस्टिक्स भी बढ़ता गया। आज की तारीख में हर 31 बच्चे में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। लड़कों की बात करें तो हर 12 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है US में। यानी कि US में सड़क में जाते हुए 12 बच्चे मिलेंगे तो 12 में से रैंडमली एक बच्चा ऑटिज्म का मिल जाएगा। कितनी भयंकर बात है। इसका कंपैरिजन भारत के आंकड़े से करें तो भारत में 12 वैक्सीन लगते थे सन 2000 में एक बच्चे को 10 साल की उम्र तक। तो तब 2000 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हुआ करता था, 2000 में से एक बच्चा। आज की तारीख में हर बच्चे को 23 वैक्सीन कम से कम लगते हैं। तो आज की तारीख में हमारे देश में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। तो ठीक इसी तरह से ADHD का आंकड़े भी आपकी आंखों के सामने हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट बन जाए, तो आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वैक्सीन अधिक बढ़ा दीजिए। जिस रफ्तार से वो बढ़ाएंगे उसी रफ्तार से उनके अंदर बीमारियां आती जाएंगी, बड़ी भयंकर तरीके से आती जाएंगी। हमारे पेरेंट्स में आपसे मिलाता हूँ कि वो बड़े खुश हुए कि पेरेंट बने, बच्चे ने बोलना भी सीख लिया, बात करने लगा, समझने लगा, खड़े होने लगा। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन लगते गए, जो जो चीज़ बच्चे को उपलब्धियाँ थी वो वापस आने लगी, धीरे धीरे वो रिवर्स होने लगी, वो गायब होने लगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती होगी किसी पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि मुख्य प्रॉब्लम क्या है। मुख्य प्रॉब्लम है वैक्सीन। लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में, सबके दिमाग में ऐसा भर दिया गया है बार बार बोल बोल के कि वैक्सीन तो जान बचाता है, ये वैक्सीन ने आपको बचा के रखा, अगर ये बच्चे को नहीं लगाएंगे तो आप मर जाते हैं। याद कीजिए मेरी उम्र के लोग, जब हम बच्चे थे तो लकी थे हम, 2 3 4 वैक्सीन लग के ही काम छूट गया हमारा, राइट। तो इसीलिए हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ा, वी आर स्टिल हेल्दी। हालांकि वो 2 3 4 भी नहीं लगने चाहिए थे। तो अब ऐसे बच्चे हम सबके सोसाइटी में हमारे आसपास हैं, तो उनको हम ठीक कैसे करें।
तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि ऐसे बच्चे को दिक्कत ही ना आए। तो पहला मैसेज तो ये है कि किसी भी हालत में किसी भी तरह का कोई भी वैक्सीन कभी भी किसी को किसी भी रूप में नहीं लेना चाहिए। वेरी सिंपल, क्योंकि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं कि जिससे साबित होता हो कि किसी भी एक वैक्सीन से किसी भी तरह से कोई भी फायदा किसी को भी कभी हुआ है या हो सकता है। सबूत ही नहीं है, एविडेंस है ही नहीं। जिनको लगता है एविडेंस है तो वो दिखाइए। मैंने तो दिखाया एविडेंस, ये तो थोड़े से है, बाकी किताब में आप देख लीजिए। और ये एविडेंस मेन स्ट्रीम मीडिया का है, एविडेंस नहीं है। एक वो मेडिकल इंडस्ट्री बोल जरूर रही है, मेडिकल साइंस में एविडेंस नहीं है। हमने मेडिकल इंडस्ट्री को मेडिकल साइंस समझ रखा है। आप जब अपने घर में जाएंगे, जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आप जब ये मेरा लेक्चर खत्म होगा अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए और बोलिए कि एक सबूत दिखा दो जिससे ये साबित होता हो कि कोई भी एक वैक्सीन किसी भी रूप में थोड़ा बहुत भी फायदेमंद है। एक दिखा दो, कुत्ते के काटने के वो वैक्सीन लेते हैं तो उससे फायदा होता है, दिखा दो। याद रखिए, जब कुत्ता काटेगा तो या तो रेबीज आपके बॉडी में जाएगा या नहीं जाएगा, दो ही चीज तो होंगी। क्या पता कुत्ते को रेबीज खाएंगे। अब रेबीज गया ही नहीं तो आप मरेंगे नहीं, और लेकिन सारा श्रेय किस पे दे दिया, वैक्सीन पे दे दिया। उसमें मैंने वैक्सीन लगाया तो मैं बच गया। खैर वो टॉपिक आज का नहीं है, वो कभी और बात करेंगे। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो, क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती का दिन है, तो अपने आप को आज़ाद कैसे करेंगे? अपने आप को आज़ाद तभी करेंगे जब अपने आप से आप पूछना सीखेंगे, आंख बंद करके जब विश्वास नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल इसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोला जाता है ना, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एविडेंस कहाँ है? ये बात आपको पूछना ही होगा, राइट? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। वेयर इज द एविडेंस? एक एविडेंस तो लेके आओ। एक एविडेंस, हमने ये पत्र लिखा, 1000 लोगों को लिखा, जितनी मेडिकल एसोसिएशन है, राइट, कि भाई आप एविडेंस एक तो दीजिए, राइट? तो कोई नहीं देने वाला, बिकॉज वो है ही नहीं वो। तो खैर पहला स्टेप तो ये है अभी तक का कंक्लूजन, कि एक मैसेज ये कि किसी भी रूप में कोई वैक्सीन कभी किसी को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है और क्या क्या और है, बहुत सारे और सवाल होंगे। उसके लिए आज जो किताब रिलीज होगी उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर किसी बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो ही गया है तो अब क्या करें कि उसको उस ट्रैप से बाहर निकालें। तो उस पर हम बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे पेरेंट्स यहाँ पे हैं जो अलग अलग शहरों से आए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को ठीक किया है, और वो मैसेज आपको देना चाहते हैं इस उम्मीद से कि ये जो देख रहे हैं, जो लोग, अगर ऐसे पेरेंट्स भी देख रहे हैं या आप किसी पेरेंट को जानते हैं जिनके बच्चों को ऑटिज्म और ADHD है, तो ये वाला संदेश इन पेरेंट्स का जो आपके सामने आएंगे अभी, जरूर उन तक पहुंचाइए। तो आपको समझ आएगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर बैठे ही अक्सर ठीक हो सकती है। ऐसी बीमारी जिसे बोल दिया गया वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप इस अभी ऑडियंस में हमारे पास ऐसे बच्चे और पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अभी मैं मिलाता हूँ। और हमारा जो जनवरी महीने का जो बैच है, जनवरी 2026 का जो बैच, हम एक बैच में 250 ऐसे बच्चों को शामिल करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं 1 महीने के लिए, और फिर उनको हम जो जो बताते जाते हैं वो अपने घर पे करते हैं। ये पूरी तरह फ्री है, और ये हर हफ्ते एक नया नया बैच बनता जाता है। और जब उनका हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, पहले तो हमने उनको पेरेंट्स को बोला कि ऑब्जर्वेशन स्टडी करने वाले हैं। सारे पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन स्टडी के लिए मानते नहीं हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनके बच्चे अगर ठीक हो ही गए तो दुनिया को ये पता चले कि कभी हमारे बच्चे ठीक नहीं भी थे। हालांकि उसमें ना तो बच्चे की गलती है ना पेरेंट्स की गलती तो ये रहा आपके सामने, इसकी गलती है, या तो इसकी गलती है या इसको जिन्होंने प्रमोट किया उसकी गलती है। लेकिन अब वो बच्चे ठीक हो चुके। लेकिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हमारे ऑब्जर्वेशन स्टडी में जनवरी महीने के, तो ऑटिज्म और ADHD के बच्चे जो हमारे कैन प्रोटोकॉल को फॉलो किया लगभग 15 दिन या उससे अधिक, राइट, कैन क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। और ऐसे 110 बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्टडी में आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें UK, थाईलैंड, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से एक पेशेंट थे, बाकी सारे पेशेंट भारतीय थे। और भारत में भी अलग अलग प्रांतों से जो कितने कितने पेशेंट हैं वो डिटेल आप देख रहे हैं। और इसमें भी जो मेल थे बच्चे, लड़के, वो 79%, और इस वाले ग्रुप में जनवरी वाले में 21% फीमेल। हमेशा आप देखेंगे वर्ल्ड एवरेज है करीब 25% फीमेल होती हैं और 75% मेल होते हैं। मेल लड़कों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, 3 गुना ज़्यादा इन कंपैरिजन टू द गर्ल्स। क्यों होता है, क्या है, ये एक अलग मुद्दा है, कभी और बात करेंगे। तो और
आप देखेंगे ज़्यादातर बच्चे इस ग्रुप में 6 to 10 ईयर्स 58%, 16 साल से ऊपर वाले बच्चे सिर्फ 3%, क्योंकि आज से 20 साल पहले ये सब प्रॉब्लम थी भी नहीं, 2000 से पहले कम थी, क्योंकि तब वैक्सीन भी कम लगते थे, राइट। वैक्सीन बढ़ा तो बढ़ जाएगा। अभी यूएस में 22 सितंबर को ट्रंप ने अनाउंस किया, लगातार अनाउंस किया, क्लियरली उन्होंने बोला कि आज हमारे देश में जो ऑटिज्म है उसका सिर्फ सबसे बड़ा एक ही कारण है, वो है बच्चों को जो वैक्सीन लग रहे हैं, क्लियरली। और अब यूएस ने वैक्सीन को एक करके उनकी संख्या को कम करना शुरू कर दिया, ऑफिशियली कम करना शुरू कर दिया, राइट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 1, इससे कोई फायदा है नहीं है। नंबर 2, क्या इसी से ऑटिज्म होता है, एडीएचडी होता है? यस। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये प्रूवन है। तो इसमें आगे हम चलेंगे तो कैन प्रोटोकॉल क्या है? कैन क्योर ऑटिज्म नाउ एक खास प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल से फॉलो करते ही बच्चे बोलने लगते हैं, उनकी हैंड क्लैपिंग बंद हो जाती है, उनकी टो वॉकिंग खत्म हो जाती है, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है, ठीक होने लगती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, सुनने लगते हैं, एक नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। इसे बोलते हैं कैन प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल का मतलब बड़ा सिंपल है, मॉडल से आपको समझाता हूँ। कुछ चीजों को नहीं करना, जैसे 6 साल का बच्चा, तो हमने बोल दिया जो वैक्सीन लगाया आगे से मत लगाना, एंटीबायोटिक्स को मत देना किसी भी तरह का, कोई तरह का फास्ट फूड मत देना, किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन मतलब डेयरी प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोटीन एनिमल फूड नहीं देना। तो या जो स्क्रीन एक्सपोजर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको कम से कम कर दो, 0 ही कर दो। तो कुछ चीज़ें हैं जो ऑटिज्म को बढ़ावा देती हैं, वो नहीं करना है, और कुछ चीज़ें हैं जो जोड़ना है, वो ये अपने आप को धूप से जोड़ लो। वो सारे बच्चे धूप के साथ सुबह सुबह खेलते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, नीम लेते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक लेते हैं, घर में बना के, दुकान वाला नहीं, डीआईपी डाइट पे रहते हैं। और जब ये सारा कुछ करते हैं तो 0 वोल्ट थेरेपी मतलब ग्राउंडिंग, बच्चे नंगे पैर सुबह घास मिट्टी के ऊपर खेलना, पहला स्टेप। तो इस ग्रुप में अगर आप देखें तो हमारे जो 110 बच्चे का ग्रुप है जिन्होंने ऑब्जर्व स्टडी में पार्टिसिपेट किया, उनमें से 70% बच्चे कर पाए ग्राउंडिंग, बाकी बच्चे नहीं कर पाए ठीक से, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होगा या वो बच्चा खुद ही नहीं जाना चाहता होगा, वो अलग बात है। और करीब सनलाइट एक्सपोजर 78% बच्चों को ठीक ठाक मिल गया, और ऑन एवरेज डीआईपी डाइट 83% बच्चों को ठीक से फॉलो कराया गया, बाकियों को ठीक से नहीं कर पाए शायद। कोकोनट जो कि मुख्य इंग्रेडिएंट है, कोकोनट का फैट, प्लांट फैट, एनिमल प्रोटीन को रिप्लेस कर दिया प्लांट फैट से। इसके पीछे का साइंस समझना है तो इसके आगे आपको समझ में आएगा, या बुक के अंदर तो लिखा ही है। डिनर 8 बजे से पहले करा देना, उसके बाद कुछ मत देना खाने को, ये 85% पेरेंट ने फॉलो किया। प्रोबायोटिक ने 87% फॉलो किया। लगभग सारे बच्चों ने एक चीज जरूर फॉलो की, वो है नीम का सेवन। सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि नीम के पत्ते चबाने हैं आपको, तो आप सोचेंगे मैं कैसे कर पाऊंगा, उससे अच्छा बीमार रहना ही ठीक लग रहा मुझे तो। और उधर ये बच्चे नीम बड़े आराम से ले लेते हैं। तो बच्चों का जो एक सोच है, दिमाग है, टेस्ट बड्स है, वो हमसे अलग है। उनको पेरेंट्स को तकलीफ नहीं हुई बच्चे को नीम खिलाने में, तभी जाके आप देख रहे हैं कि अधिकतर बच्चे सबसे ज़्यादा नीम थेरेपी को फॉलो किया। नीम थेरेपी का मतलब बड़ा सिंपल है, कई सारे मीनिंग है इसके जो आगे जाके आपको पता चलेगा। नीम खाना, नीम लगाना तो आगे डिटेल में आएगा। जब बच्चों ने ये किया, पेरेंट्स ने बच्चों पे कराया, कौन से वाले बच्चे? जो ऑटिज्म के पेशेंट हैं, एडीएचडी के पेशेंट हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं। तो क्या हुआ उनके साथ? तो एवरेज इंप्रूवमेंट इन प्राइमरी पैरामीटर्स, जो उनके इंप्रूवमेंट है, मान लेते हैं इसमें से हम ले लेते हैं हाइपर एक्टिविटी। 92% बच्चों को हाइपर एक्टिविटी पहले थी और 51% फायदा हो गया। 51% मतलब आधे फायदा हो गया, आधे। तो इट इज अ गुड विद इन फ्यू डेज। सिमिलरली अगर हम लें स्पीच, डिलेड स्पीच, बच्चों को बोलने में तकलीफ, जो 87% बच्चों में पहले थी ऑन एवरेज, वो उनमें 27% इंप्रूवमेंट आया। जितना था उससे 27%। किसी को हो सकता है 100% इंप्रूवमेंट आ गया, किसी को हो सकता है 10% इंप्रूवमेंट आया। तो एवरेज की बात कर रहे हैं हम। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें लिमिटेड आई कांटेक्ट, ऐसे बच्चे होते हैं जो नजर नहीं मिलाते, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, इधर उधर देख के बात करेंगे, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स। और 91% अधिकतर बच्चों में ये दिक्कत आती है, जिनमें 54%
ठीक हुआ, 54% का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कुछ बच्चे 100% ठीक हुए, कुछ बच्चे 27% ही ठीक हुए, 20% ठीक हुए, तो एवरेज जो आया वो 54% इम्प्रूवमेंट आया। तो ये है प्राइमरी सिम्टम जिनके बेसिस पे ये डायग्नोस किया गया जाता है कि बच्चे ऑटिज्म के पेशेंट हैं या नहीं हैं। जैसे इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर, 92% बच्चे में ये वाली दिक्कत थी, जो कहीं भी हंसना नहीं तो हंसने लगेंगे, जब हंसना है तो हंसेंगे नहीं, राइट। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं इस वाले बैच का 15 दिन के आसपास या 15 से थोड़े ज़्यादा दिन करने के बाद, दैट इज 43% इम्प्रूवमेंट, यानी कि कुछ का पूरी तरह ठीक हो गया, कुछ का पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, तो एवरेज कुछ का बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, ऐसा भी है, तो एवरेज मिला के 43% इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह से ये है प्राइमरी सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट। किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारा ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान हैं वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर द यू टू आस्क। सर, ट्रंप ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रंप ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, अब देखिए ना, ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट कैनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो उस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, या किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीजें सिद्ध हो रही हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO में तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए कैसे बनाना है। मेरा सवाल किसान जी से है कि जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक की अगर बात कर रहे हो, तो जो केमिकल खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें, और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फायदा 3 साल के बाद आना शुरू करता है, जो हाथ डाई वगैरह से कर रहे थे 3 साल आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल भी कर रहे थे, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है 1 एकड़ में जो हम अपना ये बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के गले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। सर एक क्वेश्चन है सर, कि इसमें क्या क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान हैं बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता खाए, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, ये हमारा मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूर्ति होगी। डॉक्टर साहब सीधा प्रोडक्ट आधा, डॉक्टर साहब सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने कमाने के काम करने के बाद उसको 2000 रुपये मिलते हैं,
है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपए की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी, 600 रुपए 700 रुपए हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट ना खाने पीने का, ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपए किलो ना हो, 1000 रुपए किलो हो, तब आप एक एक दाना चुप चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट नहीं पड़े रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा अगर वो बिक गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार भी यूरिया और डीआईपी खाद ही बेचती है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेचती। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसे काम करने लगेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा? देखिए ये सरकार नहीं करेगी, सरकार जो करेगी कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को लगना पड़ेगा, हमें अपने मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी सबको मिलकर, और सारे काम सरकार करेगी।